संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल के माध्यम से 30/3/2021 को कल होली था। कल होली के ड्यूटी में व्यस्त थे, तो आज मैं अपना बहुमूल्य समय निकाल करके ताम्रकालीन संस्कृति के स्थलों की व्याख्या करेंगे और क्रम वाइज बिंदुवार व्याख्या होगी और इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा और इसको अपने जीवन में जो है कंप्लीट करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ताम्र पाषाण काल की संस्कृति और आज की संस्कृति में क्या डिफरेंसेस हैं। और आईएएस की परीक्षा में भी इस संस्कृति के जो है पहलू को रखा गया है, इसलिए मैं आईएएस के ही दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं। और जब आईएएस के दृष्टिकोण से इसको आप देखिएगा तो जो है आपके दिमाग में आएगा और आप आईएएस के सवाल को इस विषय के पाठ को हल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। हम गणेश्वर संस्कृति के विषय में बताए थे कि गणेश्वर नामक एक स्थान जो था, तो उस गणेश्वर नामक स्थान स्थल से विशेष रूप से वह मतलब चर्चा में रहा है। ताम्रपाषाण कालीन युग में चर्चा में रहा है, इसलिए कि राजस्थान में जो खेतड़ी अभी आता है कि तांबे की खान कहाँ है, तो ताम्र राजस्थान में खेतड़ी है, तांबे की खान है। तो वही खेतड़ी ताम्रपट्टी के जो है सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट स्थित है। तो सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध जो खान है उसी के निकट खेतड़ी जो है ये गणेश्वर स्थित है। इसको मैं बता दिया था। आज आपको हम बताऊंगा कि यह ताम्र की जो खान है खेतड़ी, जो आपको जीके में पूछ दिया जाता है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो वह कहाँ है, तो वही ताम्रपाषाण कालीन युग में जो है गणेश्वर नामक स्थान है जो राजस्थान में है। और यह राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी या तांबे की पट्टी मनवा तांबे की खान ही है के सीकर मतलब सीकड़ी होती है, सीकर कहा जाता है, सीकर झुंझुनू क्षेत्र। ये सीकर और झुंझुनू जो क्षेत्र होते थे और उसी सीकर और झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? गणेश्वर। आगे हम आपको बता रहे हैं कि अब आइए कौन स्थल हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के। तो इस क्षेत्र की खुदाई में, किस क्षेत्र की खुदाई में? राजस्थान, ये गणेश्वर नामक क्षेत्र की खुदाई में, गणेश्वर नामक क्षेत्र की खुदाई से तांबे की वस्तुएं जो है तांबे की वस्तुएं जो है, जैसे आपको तीर के नोक, तीर के नोक, बर्छे के फाल, बस्तियां, सेल्ट, कंगन, छेनी है। कहा? गणेश्वर नामक क्षेत्र की खुदाई से तांबे की वस्तुएं जिसमें तीर के नोक, बर्छे, जो बर्छा होता है, फरसा जिसे कहते हैं, उसका जो धार होती है, बर्छे के फाल, बस्तियां, सेल्ट, कंगन जो औरतें पहनती हैं, और छेनी जो आजकल छेनी मारा जाता है हथौड़ा से, वही छेनी, ये चीजें वहां से मिली है। तो अगर पूछ दे कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में गणेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है या गणेश्वर नामक स्थान जो है प्रसिद्ध है, तो ताम्रपाषाण कालीन के लिए क्यों प्रसिद्ध है, तो आप यही करिएगा। गणेश्वर वो एक ऐसा स्थान है जो राजस्थान में है और यहाँ जो है तांबे की खाना है। वहां से जब खुदाई हुई गणेश्वर की, तो तीर के नोक, बर्छे के फाल, बस्तियां, सेंट और कंगन, छेनी मिली है। अब ये
और इसकी आगे अब चलते हैं क्या क्या और हुआ है। गणेश्वर मुक्त हड़प्पा की को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। गणेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? गणेश्वर जो है, गणेश्वर जो है मुख्य रूप से गणेश्वर मुख्य रूप से हड़प्पा को, जो आप पढ़िएगा आगे, गणेश्वर हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। कौन? गणेश्वर। तो आप बार बार याद करें गणेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। गणेश्वर तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी वही वो गणेश्वर के ही नामक क्षेत्र के एरिया में है खेतड़ी, वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। वहां से जब खुदाई हुई तो तीर मिले, तीर के नोक मिले, बर्छे मिले, उसके फाल मिले, बस्तियां मिली, सेल्ट मिले, कंगन मिली, छेनी मिली, ये सब औजार वहां से मिले हैं। और गणेश्वर मुख्य रूप से क्यों प्रसिद्ध है? इसलिए गणेश्वर के मुख्य रूप से हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, मनो निर्यात करता था। कहाँ? हड़प्पा में ले आता था। हड़प्पा वाले यहाँ से खरीदते थे तो आयात करते थे, गणेश्वर बेचता था तो निर्यात करता था। तो ये बातें हैं। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकार जीवी थे। गणेश्वर के लोग मुख्य रूप से कृषि जीवी माने होता जीना, कृषि पर निर्भर थे, कृषि जीवी और शिकार जीवी थे। शिकार जीवी थे। अभी जीवी शब्द एक आया है, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो जो है किसान आंदोलन चल रहा है तो उसमें जीवी शब्द का प्रयोग आया है। एक नेता दूसरे नेता पर जीवी शब्द का प्रयोग लगा रहा है, तो यही जीवी मतलब जिस पर उनका आंदोलन जीवी, तो आंदोलन जीवी एक शब्द हमने पेपर में पढ़ा है, तो वह इसका अर्थ हुआ जीवी, जिस पर जिया जा सके, जिस पर जिंदगी निर्भर हो, उसी को जीवी कहा जाता है। तो कृषि पर इनकी जिंदगी निर्भर थी इसलिए किसान जीवी हो गए, और शिकार पर जिंदगी निर्भर थी इसलिए शिकार जीवी हो गए, शिकार जीवी थे। गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई तार पाषाण संस्कृति कहा जा सकता है। अब गणेश्वर संस्कृति को जो है, गणेश्वर संस्कृति को आगे हम इस स्थल की चर्चा करते हैं, व्याख्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये गणेश्वर संस्कृति जो है, गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है। प्राक हड़प्पाई मानो हड़प्पाई संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई परिपक्व होगा। परिपक्व जो है हड़प्पाई संस्कृति, परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति, परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई। तो गणेश्वर संस्कृति
को प्राक हड़प्पाई संस्कृति कहा जा सकता है, पहले की संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई। यानी कहने का मतलब है कि जो इतिहास लिखने वाले हैं, जो इतिहास लिखे हैं कि गणेश्वर इसलिए प्रसिद्ध है कि इसकी संस्कृति से जो है हड़प्पा परिपक्व जो ये प्राक हड़प्पाई संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर एकदम परिपक्व मैच्योर्ड जो है हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई। यानी हड़प्पाई संस्कृति के पहले प्राक संस्कृति यानी गणेश्वर संस्कृति ही हड़प्पाई संस्कृति के रूप में उसका प्रतिफल है। तो अब और आइए और इसकी व्याख्या हम करते हैं क्या, यहां से गैरिक रंगीन मृदभांड, कहां से, गणेश्वर से, गणेश्वर से गैरिक रंगीन मृदभांड, गैरिक रंगीन मृदभांड, गैरिक रंगीन मृदभांड भांड ओसीपी इसको कहते हैं अंग्रेजी में, मृदभांड को ओसीपी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ओसीपी के साक्ष्य या सबूत प्राप्त हुए हैं, कहां से, गणेश्वर संस्कृति से। अब आइए गणेश्वर संस्कृति के विषय में आपने जान गया कि गणेश्वर संस्कृति क्या थी, क्यों प्रसिद्ध है, यह संस्कृति का एरिया क्या था, यह आपको बता दिए। अब आइए कायथा संस्कृति के विषय में भी जानिए। लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, लगभग 2000 बीसी से 1800 बीसी हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। बीसी जो हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है, समकालीन, काल से कालीन बना है, असम माने बराबर, मनो जो हड़प्पा संस्कृति का पीरियड है तो लगभग यही है, उसी तरह से कायथा संस्कृति का भी समय यही है, ठीक है। तो इसके मृदभांडों में कुछ प्रकार प्राक हड़प्पाई लक्षण है, इसके मृदभांडों में, कायथा संस्कृति के इसके मृदभांडों में, किसके मृदभांडों में, कायथा संस्कृति के मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण है, कुछ पाक हड़प्पाई लक्षण है, कुछ पाक हड़प्पाई लक्षण है। साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है, साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देते हैं, हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देते हैं। मतलब कायथा संस्कृति के जो मृदभांड है, उस मृदभांडों पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देते हैं। मतलब हड़प्पा संस्कृति के जो प्रभाव है पड़ा, वह इसके लक्षण इसी में है, कायथा संस्कृति में है। अब आइए, ये कायथा संस्कृति की आपने व्याख्या जान लिया कि कायथा संस्कृति 2000 बीसी से 1800 बीसी के लगभग, और हड़प्पा संस्कृति के समकालीन, मतलब इसी के समकालीन हड़प्पा संस्कृति भी थी। तो याद रखिएगा कि जो कायथा संस्कृति 2000 बीसी से लेकर के 1800 बीसी तक की है, और इसमें इस संस्कृति का प्रभाव हड़प्पा संस्कृति पर पड़ा, यानी इस संस्कृति में हड़प्पा संस्कृति के लक्षण दिखाई देते हैं। अब ये नवदा टोली एक जगह है, नवदा टोली, ये सब आपके ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के
स्थल की व्याख्या मैं बता रहा हूं, संस्कृति के स्थलों की व्याख्या, स्थलों की यह व्याख्या है। नवदा टोली, एरण और नागदा, एरण, एरण, एरण और नागदा, और नागदा, एरण नागदा में पाई गई मालवा संस्कृति। देखिए, नवदा टोली, एरण और नागदा में पाई गई, में पाई गई, में पाई गई, क्या पाई गई? नवदा टोली में, एरण में, नागदा में पाई गई, क्या पाई गई? इस पर तर्क से पढ़ना चाहिए। जब तर्क से पढ़िएगा तो याद भी रहेगा। नवदा टोली, एरण और नागदा में क्या पाई गई? इसमें मालवा संस्कृति, मालवा की संस्कृति, मालवा संस्कृति। आप पढ़ लिए कायथा संस्कृति, आप पढ़ लिए कायथा संस्कृति क्या है। आप गणेश्वर संस्कृति पढ़ लिए। अब नवदा टोली, एरण और नागदा में पाई गई मालवा संस्कृति, ये भी एक संस्कृति है। मालवा संस्कृति यह 1700 से लेकर के 1700 बीसी से 1700 बीसी से 1200 बीसी, 1200 बीसी में हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है, पृथक मानी जाती है। कौन संस्कृति? मालवा संस्कृति। अब मालवा संस्कृति का एरिया कहाँ था स्थल? तो नवदा टोली में था, एरण में भी था, नागदा में भी था। तो इसी तीनों जगह मालवा संस्कृति पाई गई, जो 1700 बीसी से लेकर के 1200 बीसी में हड़प्पा संस्कृति से अलग मानी जाती है। कौन? अगर पूछ दे हड़प्पा संस्कृति से अलग कौन है ताम्रपाषाण की संस्कृति, तो आप हमेशा कहिएगा मालवा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से अलग है। अब नेक्स्ट आइए, कई प्रकार की प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाणी, कई प्रकार के, कई प्रकार के हड़प्पाई, प्राक हड़प्पाई, प्राक हड़प्पाई, प्राक हड़प्पाई, प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, ताम्रपाषाणिक, ताम्रपाषाणिक, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां सिंध, 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 बलूचिस्तान, 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 राजस्थान, राजस्थान आदि प्रदेशों में, आदि प्रदेशों में, आदि प्रदेशों में कृषक समुदाय के प्रसार में, कृषक समुदाय, कृषक, कृषक समुदाय, कृषक समुदाय, कृषक समुदाय के प्रसार में, कृषक समुदाय के प्रसार में प्रेरक सिद्ध हुई, प्रेरक सिद्ध हुई, प्रेरक सिद्ध हुई, प्रेरक सिद्ध हुई तथा इससे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए तथा इससे हड़प्पा, इससे हड़प्पा, इससे हड़प्पा तथा इससे हड़प्पा नगर सभ्यता, हड़प्पा नगर सभ्यता, हड़प्पा नगर सभ्यता के उदय के लिए, के उदय के लिए, के उदय के लिए अनुकूल अवसर उत्पन्न हुआ, अनुकूल, अनुकूल अवसर
अनुकूल अवसर पैदा हुआ। क्लियर? तो नवदा, टोली, एरण और नागदा में पाई गई जो मालवा संस्कृति है वो 1700 बीसी से लेकर के 1200 बीसी में हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। और कई प्रकार के प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाणी संस्कृतियां दूसरा बिंदु पर है कि जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदाय के प्रसार में, कृषक समुदाय का जो प्रसार हुआ उसमें सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदाय के प्रसार में प्रेरक सिद्ध हुई तथा इससे हड़प्पा नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर पैदा हुआ। किससे? जब ये प्रसार हुआ तो हड़प्पा संस्कृति जो नगरी बन गई ग्रामीण से, तो यही इसका आधार था। तो आज भी जो नगर बन रहे हैं उसका आधार कृषक समुदाय ही था। ठीक, कृषक किसानी मतलब ग्रामीण व्यवस्था थी। तो ग्रामीण व्यवस्था हर जगह कृषि पर आधारित है। तो अभी जो आंदोलन कृषकों के चल रहे हैं इस इतिहास से उनका कोई अंतर नहीं है। यही इतिहास आप पढ़िएगा तो वो कृषक आंदोलन के बात को समझिएगा। इसलिए ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति इतिहास के क्रम में जो है आपको बताया जा रहा है आज के कृषक आंदोलन से रिलेटेड है। यानी कहने का मतलब कृषि ना होती तो कुछ ना होता। कहने का मतलब यह कृषि ना हो तो कुछ नहीं होगा धरती पर, और कोई अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा, कोई मुद्रा का, कोई करेंसी अपने चरम सीमा पर नहीं जाएगी, और कोई उद्योग, व्यापार, कल कारखाने, आधुनिकीकरण, उत्तर आधुनिकीकरण, यह किसी का जन्म नहीं होगा। यानी सबका आधार कृषि है। इसलिए कृषक समुदाय को कभी नहीं भूला जाना चाहिए। तो इसलिए किसान आंदोलन चल रहे हैं वह यह आपको पढ़ने से आपको बहुत नॉलेज मिलेंगे कि वो कृषि तो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। तो इसलिए हमको आईएएस बनना होगा तो किसानों के महत्व को समझना होगा। और अगर किसी के सरकार में अगर आप आईएएस बन के जाइएगा तो कृषि के महत्ता को ध्यान में देकर के पॉलिसी निर्माण करने के लिए राय दीजिएगा। मैंने मतलब पढ़ने का मतलब ये होगा। इसीलिए तो इसको रखा गया है सिलेबस में कि आप पढ़िए, कृषि के वैल्यू को जानिए कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के समय में भी कृषि का बहुत बड़ा वैल्यू था। आइए आगे चलते हैं। और मैं जो भी आपको बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप पढ़ने पर आपके दिमाग में डाटा बनेगा, और बिना डाटा के पढ़ाई पढ़ना बेकार है। इधर उधर से पढ़िएगा, दिमाग में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो पढ़ाई पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो अब आइए और आगे चलते हैं। ताम्रपाषाण जिनके कुछ कृषक समुदाय, ताम्रपाषाण के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े। कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानों, जहां बाढ़ आती थी, बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े। ठीक है। कांसे का तकनीकी का ज्ञान प्राप्त किया, बढ़े, और कांसे की तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया। कांसे की तकनीकी का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। और नगरों की स्थापना में सफल हुई, और नगरों की स्थापना में सफल हुई। तो आपको जानना चाहिए इतिहास के सवाल को, कि भारतीय इतिहास के सवाल आपके आईएएस के सिलेबस में है, और चाहे बीपीएस के, चाहे यूपीपीसीएस के, चाहे किसी भी पीएससी प्रोविंशियल सिविल सर्विस के सिलेबस में है। इसमें घबराने की बात नहीं है। यही चीज आईएएस से पूछता है, यही चीज पीसीएस से पूछता है। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के स्थलों की व्याख्या के क्रम में
ताम्रपाषाण के कुछ कृषक समुदाय सिंध के, ताम्रपाषाण के कुछ जो किसान के समुदाय थे वो सिंध वाले एरिया में बाढ़ आती थी उसी मैदानों की ओर बढ़े और कांसे की तकनीकी का ज्ञान प्राप्त किया उस सिंध के एरिया में, और नगरों की स्थापना, नगरों को बसाने में सफल हुए। अब आइए भारत के मध्य, भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में, भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में, भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणी संस्कृतियां, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां 1200 बीसी से 1000 बीसी आते आते लुप्त हो गई। केवल जोरबे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। केवल जोरबे संस्कृति 700 बीसी तक जीवित रही। ठीक है, तो आपको ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के स्थलों की व्याख्या के क्रम में यह भी आपको जानना जरूरी है कि भारत के मध्य में, सेंटर में और पश्चिमी भागों में, भारत के पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणी संस्कृतियां 1200 बीसी से 1000 बीसी आते आते लुप्त हो गई। तो ताम्रपाषाणी संस्कृतियां जो है कहाँ लुप्त हुई, किस समय लुप्त हुई, तो 1200 बीसी से 1000 बीसी, ये पीरियड जानना बहुत जरूरी है। तो 1200 से लेके 1000 बीसी तक आते आते ताम्रपाषाणी संस्कृतियां खत्म हो गई और जोरबे संस्कृति केवल बची। तो वही जोरबे संस्कृति का काल 700 बीसी था और ये ताम्रपाषाणी संस्कृतियों के अंत का काल 1200 से 1000 बीसी था। लेकिन 700 आते आते केवल जोरबे संस्कृतियां ही जीवित रहीं। अब आइए इसी स्थलों की व्याख्या के क्रम में, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के व्याख्या के क्रम में एक बिंदु पर और प्रकाश डालने की जरूरत है कि सोने के आभूषण केवल जोरबे संस्कृति में ही पाए गए हैं। सोने के आभूषण केवल जोरबे संस्कृति में ही पाए गए हैं। संस्कृति में ही पाए गए हैं। क्लियर हो गया? तो सोने के आभूषण केवल जोरबे संस्कृति में पाए गए हैं। और जो है आपको जानकारी होना चाहिए कि जो है ताम्रपाषाण संस्कृतियों के अंत का काल 1200 से 1000 बीसी तक का है और ये जब 1200 से 1000 बीसी तक जो है ताम्रपाषाण की संस्कृति खत्म हो गई, विलुप्त हो गई, तो जोरबे संस्कृति मिली। तो उस समय जोरबे संस्कृति का काल था 700 बीसी। तो 700 बीसी तक जोरबे संस्कृति जीवित रही और जोरबे संस्कृति में सोने के आभूषण मिले। अगर पूछ दे कभी आईएएस में कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में कौन ऐसी संस्कृति है जिसमें जो है सोने के आभूषण मात्र मिले हैं, तो उसी में लिखा देगा मालवा संस्कृति, जोरबे संस्कृति, काथा संस्कृति, ये सब लिखा देगा। उसी में क्या बताइए कहाँ किस संस्कृति में, ताम्रपाषाण काल के किन संस्कृति में सोने के आभूषण मिले हैं। तो आप जोरबे संस्कृति को लगाइएगा और आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आज ही कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जोरबे संस्कृति में ही सोने के आभूषण मिले हैं। देखिए, कल मजिस्ट्रेटी ड्यूटी में हम परेशान थे, लेकिन आज मैं आप लोगों के कल्याण के लिए कि मेरे एनर्जी का कुछ % लाभ आपको मिल जाए, तो इस वीडियो को जरूर आप देखिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए कि मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं।
कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा तो आपके ध्यान में कहीं जो है खोट नहीं होगा और आपको केंद्रित होकर पढ़िएगा, कंसंट्रेट जिसे कहते हैं। तो कंसंट्रेशन तब बढ़ता है जब स्टेप बाय स्टेप जानकारी होती है, तो पढ़ने में मन भी लगता है। तो इसलिए सोने के आभूषण कहां मिले? जोरवे संस्कृति में ही पाए गए। अब आइए हम आपको चलते हैं प्रमुख ताम्र पाषाणी संस्कृतियां। तो प्रमुख ताम्र पाषाणी संस्कृतियों की अवधि, प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की अवधि, मन समय। तो आइए हम लिखते हैं, जो है क्रम संख्या याद रखने की चीज है, क्रम संख्या और संस्कृति, क्रम संख्या, संस्कृति और अवधि और क्षेत्र, ठीक है। तो आइए एक नंबर में कायथा संस्कृति एक है, कायथा, याद रखिएगा, कायथा संस्कृति। ये बहुत सॉलिड सवालें होती हैं, ये सॉलिड सवाल होते हैं। कायथा संस्कृति ये 2000 से 1800 BC, 2000 BC से 1800 BC तक। और क्षेत्र इसका क्या रहा है? चंबल नदी का क्षेत्र, चंबल नदी का क्षेत्र। चंबल नदी के क्षेत्र में ही कायथा संस्कृति थी और इसके पीरियड 2000 से 1800 BC था। दूसरी संस्कृति आपकी थी मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति याद करने की चीज है। ये 1700 से लेके 1200 BC, 1700 से 1200 BC तक, 1700 से 1200 BC तक। तो इसका नर्मदा नदी क्षेत्र था, नर्मदा नदी जहां तक, नर्मदा नदी का जहां तक क्षेत्र था वो मालवा संस्कृति थी। तो इसका पीरियड था 1700 से लेके 1200 BC, ठीक है। तो 1200 BC। और तीसरी संस्कृति थी आहार संस्कृति, आहार संस्कृति। तो आहार संस्कृति जो है इसकी अवधि थी आहार की 2100 से 1500 BC, 2100 से 1500 BC। तो कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति। तो आहार संस्कृति राजस्थान के उदयपुर के क्षेत्र में थी, राजस्थान राज्य के राजस्थान के उदयपुर के एरिया में आपकी आहार संस्कृति थी। इसका पीरियड था 2100 से लेकर 1500 BC। और उसके बाद चौथा है प्रभास संस्कृति, प्रभास संस्कृति याद करने की चीज है, प्रभास संस्कृति। तो का मा ओ प्र, आप याद कर ले, संस्कृतियों को याद करने के लिए एक फार्मूला भी बता देंगे। तो प्रभास संस्कृति, तो प्रभास संस्कृति 2000 से 1400, इसका पीरियड है 2000 से 1400, ये 2100 से 1500 है, 2000 से 1400 BC। इसका क्या क्षेत्र था भी प्रभास का? तो गुजरात का तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र, गुजरात समुद्र के किनारे बसाई है। तो समुद्र के किनारे वाला जो तट है गुजरात का तटीय क्षेत्र, वो प्रभास संस्कृति थी। तो प्रभास संस्कृति जो है 2000 से लेकर 1400 BC, गुजरात का तटीय क्षेत्र। और उसके बाद सावल्दा संस्कृति, सावल्दा संस्कृति 2300 BC से 2300 से 2000 BC, 2300 से 2000 BC तक। तो ये सावल्दा संस्कृति का एरिया था महाराष्ट्र का धुलिया एरिया,
महाराष्ट्र का धुलिया। याद रखने की चीज है। चंबल नदी का क्षेत्र, नर्मदा नदी का क्षेत्र, राजस्थान के उदयपुर का क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र और महाराष्ट्र का धुलिया। तो महाराष्ट्र का धुलिया शावदा हो गया। और रंगपुर संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, रंगपुर संस्कृति। तो इसका 1700 से 1400 था, 1700 से 1400 था बीसी तक। इसका क्या क्षेत्र था रंगपुर के संस्कृति का? तो इसका गुजरात का, ये भी ये रंगपुर संस्कृति जो था ये भी गुजरात का तटीय क्षेत्र था, गुजरात का तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र था। ये भी रंगपुर संस्कृति जो थी तो वह भी गुजरात का तटीय क्षेत्र था। और आहार संस्कृति भी गुजरात, ये प्रभात संस्कृति भी गुजरात का तटीय क्षेत्र था। और जोरबे संस्कृति जो मैं आपको बताया कि 700 BC तक ही रही, तो जोरबे संस्कृति, जोरबे संस्कृति, जोरबे संस्कृति, इसका काल था 1700 से लेके 1700 से 700 BC, 700 BC तक। इसका क्षेत्र था महाराष्ट्र का दायमाबाद व इनाम गांव, जो पढ़ाए थे। दायमाबाद, महाराष्ट्र का दायमाबाद, महाराष्ट्र का दायमाबाद, दायमाबाद व इनाम गांव, इनाम गांव। तो दायमाबाद इनाम गांव पूरा कहाँ महाराष्ट्र में है। तो आइए कितनी संस्कृतियां हैं? तो का प्लस, याद करने के लिए का प्लस मां, का प्लस मां प्लस ओ, प्लस का प्लस मां प्लस ओ, प्लस प्रो, प्लस सा, प्लस सा, प्लस रंग, प्लस रंग, प्लस रंग, प्लस जो, प्लस जो, प्लस जो, प्लस जो। तो अब एक में मिलाइए तो का मा ओ, का मा ओ प्रो, का मा ओ प्रो सा, ओ प्रसा रंजो, ओ प्रसा रंजो, ओ प्रसा रंजो, कामा ओ प्रसा रंजो, कामा ओ प्रसा रंजो, कामा ओ प्रसा रंजो। तो एक लाइन में याद हो गया, कामा अप्रसारंजो। कितनी संस्कृतियां हैं? तो 7। तो आप 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। एक शब्द में इतना जीएस आपका तैयार हो गया, आताना जीएस तैयार हो गया। कामा अप्रसारंजो, कामा अप्रसारंजो, याद कर लीजिए कामा अप्रसारंजो। तो कामा अप्रसारंजो तो कायस्था संस्कृति, मालवा संस्कृति, औहार संस्कृति, प्रभा संस्कृति और सावल्ला संस्कृति और रंगपुर संस्कृति और जोरबे संस्कृति। तो हो तो गया आपका। तो ये टेक्निक हो गया पढ़ने का। मनो याद भी करिए, बीसी भी याद करिए। तो कामा अप्रसारंजो को याद करिएगा, कामा अप्रसारंजो। कामा अप्रसारंजो के मतलब काय संस्कृति, मालवा संस्कृति, प्रभा संस्कृति, सावल्दा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, जोरबे संस्कृति। तो अब इसी को इससे मिलाइए कि कायथा संस्कृति 2000 से 1800, चंबल नदी है, चंबल नदी है। और आपका मालवा संस्कृति 1700 से 1200 BC, ये नर्मदा नदी है। और उसके बाद आहार संस्कृति 1200 से 1500 BC, राजस्थान के उदयपुर एरिया में है आहार संस्कृति। और उसके बाद प्रभा संस्कृति 2000 से 1400 BC, गुजरात का तटीय क्षेत्र है। और सावल्दा संस्कृति 2300 से 2000 BC, महाराष्ट्र का धुलिया क्षेत्र है। और रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 BC तक गुजरात का तटीय क्षेत्र भी है। जोरबे संस्कृति जो 1400 से 1700 से लेकर के 700 BC तक का महाराष्ट्र का दायमाबाद और इनाम गांव एरिया में इसकी संस्कृति थी। तो कामा अप्रसारंजो, कामा अप्रसारंजो, कामा अप्रसारंजो। तो कामा अप्रसारंजो को याद करिएगा, इतनी संस्कृतियां थी। अब हम आपको ले चलते हैं ताम्र पाषाण अवस्था का क्या कुछ महत्व भी होता है, हर एक चीज का कुछ महत्व होता है।
ये तो हमने व्याख्या कर दिया। तो अब आइए, ताम्र पाषाण युग का कुछ महत्व होता है, सभी चीज का महत्व होता है, जहर का भी महत्व है, जहर का भी महत्व होता है। जहर ऐसा नहीं है बिना महत्व के लिए बनाया गया, जहर का भी कहीं कहीं वैल्यू है। ठीक उसी तरह से ताम्र पाषाण अवस्था का महत्व, ताम्र पाषाण अवस्था जो थी, ताम्र पाषाण अवस्था का महत्व, क्या महत्व था भाई? ताम्र पाषाण अवस्था का महत्व, तो महत्व क्या था भाई? तो पहला महत्व हम समझें, और महत्व को जानना जरूरी है। ये लोग सूक्ष्म पाषाणों, पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। ये लोग ताम्र पाषाण युग के लोग, ताम्र पाषाण युग के लोग छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग, तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। तो ताम्र पाषाण अवस्था का पहला महत्व यही है कि ये उस युग के लोग जो हैं, ताम्र पाषाण युग के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों का तो प्रयोग करते ही थे, तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इनमें से अधिकतर लोग तांबे के पिघलाने की कला जानते थे। इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला को जानते थे। ताम्र पाषाण युग के लोग छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला को जानते थे। तो महत्व हुआ नहीं, उस समय के लोग पत्थरों का भी प्रयोग करते थे, तांबे का भी प्रयोग करते थे। अग्नि का खोज तो हो चुका था, मैं आपको पहले बता चुका हूं आदिम युग में। कहा? चीन में जाकुआ एक जगह गुफा है, वहां आग की खोज हो गई थी। आग की खोज होने के बाद तभी न तांबे को आग में उसको गर्म करके उसको पिघलाया जाता था। तो अब आइए आगे, और क्या महत्व है? लगभग सभी ताम्र पाषाण समुदाय के लोग चाक पर बने, लगभग सभी ताम्र ताम्र पाषाण समुदाय के लोग लगभग सभी ताम्र पाषाण समुदाय के लोग चाक पर बने काले व लाल मृत भांडों का काले व लाल मृत भांडों का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इसी समुदाय के लोग थे। सबसे पहले प्रयोग करने वाले इसी समुदाय के थे। तो आपको ये पढ़ने से फायदा नहीं हुआ, आप जान गए कि कहीं कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, कोई वर्ग नहीं था। सभी समुदाय के लोग कृषक थे और कृषक होने के नाते अपना अपना काम करते थे। कहीं दंगा फसाद नहीं होता था। सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी, कहीं नीच ऊंच की भावनाएं नहीं थी। लोग प्रारंभिक अवस्था से आगे बढ़ रहे थे। कहीं जो है लाइन ऑर्डर की समस्या नहीं थी। तो ये पढ़िएगा यार, ताम्र पाषाण अवस्था का महत्व क्यों है। तो आज के मानव जो कितने वर्ग भेद कर लिए हैं और आपस में लाइन ऑर्डर बिगाड़ के रख देते हैं। तो आप कलेक्टर बनिएगा तो इसको पढ़े रहिएगा, तो आपके दिमाग में खराब बातें नहीं आएगी।
अच्छी बातें आएगी कि पहले के लोग तो सब समान थे। तो आप इसका मतलब लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय के लोग काले और लाल मृत भांडों का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इसी समुदाय के थे। तो काले और लाल मृत भांड जो बना तो कौन लोग थे? तो ताम्रपाषाण युग के लोग ही काले और लाल मृत भांड बनाए थे। जो खाना पकाने और खाने पीने और सामान रखने के लिए इन मृत भांडों का प्रयोग करते थे। जो खाना पकाने सामान रखने के लिए इन्हीं मृत भांडों का प्रयोग करते थे। इन्हीं मृत भांडों का प्रयोग करते थे। अब हम आपको ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व बता दिया। आगे बढ़ने की मेरी लालसा थी, है भी, लेकिन मेरे पास अब समय नहीं है, इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि मैं कोई स्वार्थवश नहीं, आपके कल्याण के लिए जो है इतना समय देकर के आपको थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहता हूं। आप इसको पढ़िए और ऊपर उठिए, आगे बढ़िए, समाज का काम करिए। तो आइए कल हम ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व नेक्स्ट बिंदु से शुरू करेंगे। धन्यवाद।